हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रीति शर्मा। स्वागत है आपका मोमेंटम क्लासेस पर। तो लास्ट लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन को डिफ़ाइन किया था कि ये वो प्रोसेस है जिससे हमारा फूड ऑक्सीडाइज होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ होता है जैसे कि CO2, जिसको हम ब्रीदिंग के टाइम, एक्सपिरेशन के टाइम बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था रेस्पिरेशन को, एरोबिक एंड एनारोबिक, कि जहाँ पे ऑक्सीजन की हेल्प से हम फूड से एनर्जी डिराइव कर रहे हैं, दैट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। और वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो बिना ऑक्सीजन का यूज़ किए अपने फूड से एनर्जी को डिराइव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद हमने एनारोबिक के दो टाइप भी पढ़े थे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड अल्कोहल फर्मेंटेशन। कि अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट अपना लैक्टिक एसिड आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और वहीं अगर इसका प्रोडक्ट अल्कोहल आता है देन इट इज़ कॉल्ड अल्कोहल फर्मेंटेशन, जो कि होता है यीस्ट के अंदर। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया एंड समटाइम्स ड्यूरिंग विग्रस एक्सरसाइज इन आवर मसल्स। तो यहाँ तक हमने डन कर लिया था। हमने पढ़ लिया था एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP एनर्जी प्रोडक्शन होता है, वहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP एनर्जी ही रिलीज होती है। तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे बेटा। तो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। सिर्फ ह्यूमन ही नहीं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, इन सब में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? मेनली लंग्स, है ना। तो इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। हमने ये तो पढ़ लिया था कि हमारी बॉडी ऑक्सीजन का यूज़ कैसे करती है, ऑक्सीजन का यूज़ करती है ग्लूकोज को ब्रेक करने में। उस दौरान बॉन्ड ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज़ होती है उस एनर्जी को हम ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। और वहीं जब उस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो ATP ब्रेक होता है, उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और उस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, लंग्स के बारे में, कि कैसे ऑक्सीजन को हम इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एक्सहेल करेंगे, ठीक है। उस दौरान कौन कौन सी मसल्स हमारी काम करेंगी, तो इसको हमने डिटेल में पढ़ना है बेटा, ठीक है। तो इन सब का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? ह्यूमंस, जो कि हम किस में आते हैं? मैमल्स में आते हैं, मैमल्स में, है ना। मैमल्स में कौन कौन आता है? मैमल्स में जिन के पास, मैमल्स की पहचान क्या होती है? देखिए, जिसके पास आपको ईयर पिन ना दिख जाए वो मैमल है, जिसके पास मैमरी ग्लैंड्स है वो मैमल्स हैं, ठीक है। काउ, बफेलो, डॉग, कैट, रैट, रैबिट, ये सभी के सभी क्या हैं? मैमल्स हैं। तो इन सब के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स हैं। वहीं अगर हम बात करें अर्थवॉर्म की, जो सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, खैर यूनिसेलुलर तो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, मतलब लो कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि अर्थवॉर्म, तो अर्थवॉर्म के पास कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। अर्थवॉर्म सिंपल अपनी स्किन के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज करवाता है, ठीक है। तो इसके पास कोई रेस्पिरेटरी, कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ये अपना जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज करवाता है। तो इनमें बस मेन मोड होता है बेटा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन बॉडी में एंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड अपना बॉडी से बाहर जाती है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। इनमें कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। देखिए, ऑफकोर्स सी बात है, लोअर कैटेगरी का ऑर्गेनिज्म है तो इनकी इतनी डिमांड नहीं है बॉडी में जितनी हमारी डिमांड है ना। इनमें ऑक्सीजन की इतनी डिमांड नहीं है, मतलब देखिए डिमांड है ऑफकोर्स, बट हमारे जितनी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी नहीं है। अर्थवॉर्म हो गया, हाइड्रा हो गया, तो ये अपना जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं, थ्रू डिफ्यूजन। अब अगर हम हमारी बात करें, हमारी बॉडी में अगर डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस बॉडी में एंटर करने लग जाए, मतलब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करने लग जाए लंग्स से, मान लीजिए आपको टोस तक ऑक्सीजन भेजनी है,
ठीक है बेटा, सालों लग जाएंगे उसको सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसफर होते होते। समझ रहे हो, हमारी बॉडी में कितनी सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो उनके थ्रू डिफ्यूजन करते 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 लगभग 2-3 साल लग जाएंगे ऑक्सीजन को नीचे जाते जाते। ठीक है, तो उससे काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए क्या है, हमारे पास लंग्स है। ठीक है, लंग्स से फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में जाता है, जो कि उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा टाइम टू टाइम पंप कर रहा है। 1 सेकेंड में 70 ml लगभग ब्लड पंप कर रहा है हमारे वेंट्रिकल्स। इसको भी पढ़ेंगे हम डिटेल में। तो इसीलिए हमारी नीड ज़्यादा है बेटा। ठीक है, इसलिए भगवान ने हमें स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिया है, दैट इज़ लंग्स। और उसी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए एक और स्पेशल ऑर्गन दिया है जिसका नाम है हार्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। जबकि इनके पास ऐसे कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि इनकी इतनी डिमांड है नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इनके पास हमारे जितना। वहीं अगर हम फिशेस की बात करें, फिशेस की, तो इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है ना। गैसेज एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू। देखिए क्या होता है फिशेस के अंदर। अब आपको पता ही है फिशेस में ऐसी सी बनेगी, देखो कोई बात नहीं। फिशेस में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, ये यूज करते हैं पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का। पानी में रहते हैं ना, हमारी तरह ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन थोड़ी ले सकते हैं, तो ये पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का यूज करते हैं। अब अगर हम कंपेयर करें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की और पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एज कंपेयर टू वाटर ज़्यादा होता है। तो इनका रेस्पिरेटरी रेट, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका रेस्पिरेटरी रेट हमसे ज़्यादा होता है। क्या रीज़न बताया है, क्योंकि पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, अपने माउथ के थ्रू पानी लेंगी जिसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन है। पानी मुंह में भरा इन्होंने, ठीक है, वहाँ से उस पानी से जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन उनको कौन खींच लेगा, उनको गिल्स खींच लेंगे। क्या बताया मैंने, ये अपने माउथ में वाटर भरेगी, पानी भरेगी, और फिर ये जो ऑक्सीजन इस पानी के अंदर है इसको कौन खींच लेगा, गिल्स खींच लेंगे, गिल्स। ठीक है, फिर यहाँ से ये ऑक्सीजन इनकी पूरी बॉडी में ट्रैवल करेगी। वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वो इन गिल्स के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, देखिए गिल्स के पास ही एक स्ट्रक्चर होता है इनके पास जिसको गिल स्लिट। अब आप ये कहेंगे ना, ये पानी जाएगा बाहर, कैसे जाएगा, अभी पानी बाहर कैसे जाएगा, ऐसे थूकेंगे नहीं है कि लो कार्बन डाइऑक्साइड हमने वापस भेज दिया, नहीं। पानी जैसे ही अंदर लेंगे, यहाँ पे कट लगे होते हैं, उनको बोला जाता है गिल स्लिट्स। ऑक्सीजन ले लिया, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस वाटर के थ्रू अपना उन गिल स्लिट्स से बाहर चली जाएगी। ठीक है, जो कट लगे हुए ना, कट लगे हुए, तो उसके थ्रू जो पानी है वो अपना बाहर इमीडिएट एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाएगा। तो ये इनका मेथड ऑफ रेस्पिरेशन है, थ्रू गिल्स। क्या बताया, अपने मुंह में पानी भरेंगी, ठीक है, उसमें जो ऑक्सीजन होगी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी, उसको कौन अलग कर लेगा, गिल्स अलग कर लेंगे। और फिर वो पानी बाहर कैसे जाएगा, गिल स्लिट्स के थ्रू, जो कट लगे होते हैं। शार्क में आपने देखे होंगे, शार्क में ऐसे कट लगे होते हैं इस प्रकार से, तो वो जो कट होते हैं वो गिल स्लिट्स के होते हैं बेटा। उनके थ्रू जो पानी है वो बाहर अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। और कईयों में हमें ये कट दिखाई नहीं देते, जैसे जो क्यूट सी फिशेस होती हैं, रोहू वगैरह, उनमें हमें ये कट दिखाई नहीं देते, क्योंकि उनमें जो कट होता है उसके ऊपर कवरिंग होती है, गिल स्लिट के ऊपर कवरिंग होती है, जिसको ओपरकुलम बोलते हैं, ओपरकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो गिल स्लिट्स होते हैं सब फिशेस में, कुछ में दिखाई देते हैं, कुछ में ये कट दिखाई देते हैं, जैसे कि अपनी कार्टिलेजिनस फिश शार्क मैंने बताया, और कुछ में ये कवर्ड होते हैं बाय ओपरकुलम। सो दिस इज द मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन फिशेस। ठीक है, क्या बताया, जो अपने सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, सिंपल जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया, है ना, हाइड्रा हो गया, इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए। ये अपना बॉडी के जनरल सरफेस के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज करवाते थ्रू डिफ्यूजन। फिशेस में वही क्या होती है, गिल्स होती हैं, ठीक है, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को अलग कर लेती हैं और उससे फिशेस अपना काम चलाती हैं।
ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, जैसे कि कॉकरोच है, कॉकरोच, इनमें होता है ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम। ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जैसे ये कॉकरोच है, ठीक है, इस कॉकरोच की बॉडी वॉल पे छोटे छोटे ये स्पाइरेकल्स लगे होते हैं बेटा, ये छेद होते हैं कुछ स्पाइरेकल्स, समझे? और इन स्पाइरेकल से कुछ ट्यूब निकलती है जिनको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो स्पाइरेकल्स हैं इनसे ट्यूब निकलती हैं कुछ, और इन ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। तो ऑक्सीजन आएगी इन ओपनिंग के थ्रू, इन स्पाइरेकल्स के थ्रू इनकी बॉडी के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं स्पाइरेकल्स के थ्रू बाहर जाएगी। क्या बताया मैंने? कॉकरोच की जो बॉडी वॉल होती है उस पर छोटे छोटे स्पाइरेकल्स लगे होते हैं बेटा, ओपनिंग्स लगी होती है। उन ओपनिंग के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, और ये इसके बॉडी फ्लूइड के अंदर जाके मिक्स हो जाएगी जो ऑक्सीजन होगी। एक बात ध्यान से सुनिएगा बेटा, देखिए हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कौन लेके जा रहा है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जा रहा है ब्लड, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। किसके साथ कंबाइन कर रही है? एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। हीमोग्लोबिन के साथ हमारी ऑक्सीजन कंबाइन करके पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है, और हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। इनमें हीमोग्लोबिन जैसा कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन अंदर एंटर करेगी पूरी बॉडी में डिफ्यूज हो जाएगी, पूरी बॉडी के जो फ्लूइड है उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो इसमें हार्ट का इतना रोल नहीं होता है कि हार्ट पंप करेगा तभी वो ब्लड लेके जाएगा उसकी ऑक्सीजन को, तो इनमें ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इसका कॉकरोच का जो फ्लूइड होता है ना, बॉडी फ्लूइड होता है, वो कलरलेस होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है उसके पास, ऑक्सीजन को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी ना। तो ये ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम होता है जो जुड़ा होता है स्पाइरेकल से, उन ओपनिंग के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाएगी, उन ट्यूब के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाएगी, और वहीं उन्हीं स्पाइरेकल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पिगमेंट नहीं होता है हमारी तरह जैसे हीमोग्लोबिन है, इसीलिए इनका जो बॉडी फ्लूइड है, इनका जो ब्लड है वो कलरलेस होता है, जिसको हम हीमोलिम्फ बोलते हैं, समझे? तो ये हमने जनरल बात की है सबके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में, ठीक है। बाकी इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, लंग्स के बारे में, कि जो मैमल्स हैं, बर्ड है, रेप्टाइल हैं, एम्फीबियन में अगर हम फ्रॉग की बात करें बेटा, फ्रॉग तो ये इतना महान है, इसके पास 3 रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। देखिए, ये अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी सांस लेता है, ये अपनी गिल्स के थ्रू भी सांस ले सकता है, और ये अपने लंग्स के थ्रू भी सांस ले सकता है। 3 रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इसके पास, फ्रॉग के पास, समझे? तो आपको पता होना चाहिए कि किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। चलिए दोबारा देखिए, अर्थवर्म का क्या बताया? लोअर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो लोअर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, व्हाई दे आर नॉट हैविंग स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, क्योंकि लोअर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमारी तरह उनके पास कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू उनके बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म हो जाते हैं। मतलब डिफ्यूजन के थ्रू जो भी गैसेज एक्सचेंज होता है वो उनके लिए सफिशिएंट होता है, जैसे हमने कहा अर्थवर्म में, ठीक है। फिशेस के पास क्या होती है? गिल्स। जो एक्वेटिक अपने ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ज़्यादातर क्या होती है? गिल्स होती है, ठीक है। इंसेक्ट्स के पास क्या होते हैं? इंसेक्ट्स के पास होते हैं ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है बेटा। एक्वेटिक इंसेक्ट्स के पास भी गिल्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं उनके पास तो देखिए ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम होता है, वहीं जो पानी में रहने वाले इंसेक्ट्स हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, इनके पास भी गिल्स होते हैं बेटा, गिल्स, ठीक है। तरीका बता ही दिए कि कौन कैसे रेस्पायर कर रहा है, ठीक है। आगे हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में, लंग्स को।
तो लंग्स का काम क्या है? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन भेजना, ठीक है। एयर कैसे जाएगी लंग्स तक? वो पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो एयर एंटर करेगी वो किसके थ्रू एंटर करेगी? इन ओपनिंग्स के थ्रू, ठीक है। ये जो हमारी ओपनिंग होती है इनको हम क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल्स। दीज टू आर नॉस्ट्रिल्स। तो सबसे पहले लिखिए बेटा नॉस्ट्रिल्स। फिर उसके बाद नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ये जो हमारा चैम्बर है नाक के अंदर, जहाँ पे छोटे छोटे बाल मिलते हैं, म्यूकस मिलता है, इस चैम्बर को हम क्या बोलेंगे? इस चैम्बर को बोलेंगे नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर क्या बताया? नेजल चैम्बर में क्या क्या होती है? एयर होती है, म्यूकस होती है, और बहुत सारी एयर, क्या लिख दिए? हेयर बेटा, हेयर। हेयर तो आ ही रही है। हेयर, म्यूकस और बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज। अब यहाँ पे एक बात ध्यान से सुनिए, इनका देखिए क्या काम है। जो ब्लड है, ब्लड से जो हीट जनरेट होगी, ब्लड से जो हीट जनरेट होगी वो एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर पे लाने की कोशिश करेगी। बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है मान लीजिए, तो उसका बॉडी के टेम्परेचर पे आना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। तो ये क्या करेगी? जो हवा हम ले रहे हैं उसके टेम्परेचर को नॉर्मल करेगी, ठीक है। सो इट बेसिकली जो एयर आ रही है इट हीट्स अप द एयर। नहीं ऐसा नहीं वो बिल्कुल उबाल खा रही होगी, ऐसा नहीं है बेटा, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल, ठीक। उसके बाद जो म्यूकस है, म्यूकस जिसमें वाटर भी है, जो इवेपोरेट हो रहा है, तो ये क्या करेगी? उस हवा में नमी ऐड कर देगी। इट मॉइस्चर्स द एयर। इट मॉइस्चर्स द एयर। मॉइस्चर्स द एयर। इसके साथ साथ अगर एयर में कोई भी डस्ट पार्टिकल आया है ऐसा, तो उसको वहीं पे चिपका लेगी, वहीं पे क्या कर लेगी? एंट्रैप कर लेगी, आगे नहीं जाने देगी। तो अगला काम क्या बताया इसका? इट इंट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स। देखिए जी, 3 काम तो हमने यहीं पे पढ़ लिए हैं, है ना। पहला काम हमने क्या पढ़ा है कि देखिए बेटा, जितनी जो आप एयर इनहेल कर रहे हो, ठीक है, उसका बॉडी टेम्परेचर पे आना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम कौन कर रही है? हमारी ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे कर रही है। दूसरा, ड्राई एयर जो है ना बेटा, ड्राई एयर बहुत हार्मफुल है हमारे लिए। देखते हो सर्दियों में इतनी ड्राई एयर होती है, हमारी पूरी स्किन छिल जाती है, ठीक है। तो उस ड्राई एयर में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये काम कौन कर रहा है? म्यूकस कर रहा है। इट मॉइस्चर्स दैट। एक और बहुत अच्छा काम कर रहा है ये, इट एंट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। कोई भी डस्ट पार्टिकल आएंगे, जर्म्स आएंगे, उनको वहीं पे चिपका लेगा। इंट्रैप, म्यूकस चिपचिपा होते हैं, उसको वहीं पे इंट्रैप कर लेगा। तो नेजल चैम्बर में जाने के बाद, अब ये बात तो आपको पता है, हमारे जो बक्कल कैविटी है, देखिए यहाँ तो क्या आएगी? बक्कल कैविटी आएगी ना, ये जो मुंह वाला एरिया इसका, यहाँ पे क्या आएगी? बक्कल कैविटी। चौक नहीं है हमारे पास ज़्यादा, है ना। ये जो बक्कल कैविटी है, मान ली लिपस्टिक लगा रखी है इसने रेड वाली, ठीक है। बक्कल कैविटी, और ये क्या है? हमारी नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। इन दोनों को अलग कौन करता है? अपनी जीभ को ज़रा ऊपर लगाइएगा, ये जो आपको हार्ड सा स्ट्रक्चर फील हो रहा है, दिस इज कॉल्ड पैलेट। पैलेट होती है बेटा इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसीलिए हम खाना खाते टाइम सांस ले सकते हैं, क्योंकि हमारी जो बक्कल कैविटी है और जो हमारी नेजल कैविटी है, इन दोनों को सेपरेट कर रखा है किसने? पैलेट ने। इतना समझ गए होगे। अब यहाँ से नेजल कैविटी से एयर जाएगी एक ट्यूब के अंदर।
एक ट्यूब के अंदर, जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तब मैंने ये बात बताई थी कि एक ऐसी ट्यूब है जो एयर भी कैरी करती है और फूड भी कैरी करती है, और उस ट्यूब का नाम क्या है, उस ट्यूब का नाम क्या है, उस ट्यूब का नाम है फेरिंग्स। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी। अब क्योंकि ये कहाँ से एयर लेके आ रही है, नेजल चैम्बर से ना, तो यहाँ से जो ये ट्यूब स्टार्ट होगी बेटा, इसको हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे इसको? नेजोफेरिंग्स। उसके बाद बक्कल कैविटी से भी ट्यूब निकलेगी जो आगे जाके इसी को ज्वाइन करेगी। तो ये बक्कल कैविटी वाला जो फेरिंग्स है इसको हम क्या बोलेंगे? ओरोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे इसको? ओरोफेरिंग्स। ठीक है, क्या बताया है? नेजल कैविटी से, नेजल कैविटी जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके बाद ट्यूब स्टार्ट हो रही है हमारी फेरिंग्स, तो उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? उस रीजन को हम बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। ऐसे ही बक्कल कैविटी से फूड हमारा जिस पाइप में जा रहा है उसको हम बोलेंगे ओरोफेरिंग्स। ठीक, उसके बाद इनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं जी। क्या होता है? जो खाना लेके जा रही है, जो ट्यूब खाना लेके जा रही है, एक मिनट रुकिए, आगे जाके ये ट्यूब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है अपनी। ठीक है, एक जो खाना लेके जाएगी, है ना, जो खाना लेके जाएगी वो कौन सी है? ईसोफेगस। ईसोफेगस, है ना। और ये फेरिंग्स जो है आगे जाके एयर को किस में लेके जाएगी? एक और ट्यूब स्टार्ट होगी जिसका नाम है लैरिंग, जिसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया, मुझे लग रहा है तुम्हें समझ नहीं आया होगा। दोबारा सुनो बेटा, दोबारा सुनो। मैंने क्या बताया है? नेजल कैविटी से जो ट्यूब, जो फेरिंग्स का जो पहला पार्ट है वो क्या है हमारा? नेजोफेरिंग्स है। उसके बाद बक्कल कैविटी से जो ट्यूब निकली है उसको हमने क्या है? ओरोफेरिंग्स। बेटा फेरिंग्स के ही पार्ट है, फेरिंग्स एक ही, ऐसा नहीं है कि यहाँ से एक वहाँ से, ऐसा नहीं है, एक ही है, एक ही है बेटा, है, अलग अलग नहीं है, इसके पार्ट है। तो ये जो इससे कनेक्टेड है उसको हमने कहा है, नेजल कैविटी से कनेक्टेड है उसको कहा है नेजोफेरिंग्स। बक्कल कैविटी से जो कनेक्टेड है उसको हमने क्या कहा है बेटा? उसको हमने कहा है ओरोफेरिंग्स। और लास्ट में अब ये ओपन होगी किसके अंदर? अभी ओपन होगी ट्रैकिया में, विंड पाइप में, ट्रैकिया में ओपन होगी। बट ट्रैकिया से ऊपर एक स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम बोलेंगे लैरिंग्स, द वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स। ठीक है, तो इस पार्ट का नाम हो गया लैरिंगोफेरिंग्स। दिस पार्ट इज कॉल्ड लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, और इस ओपनिंग को जिससे ये विंड पाइप में जा रही है, इस ओपनिंग को बोला जाता है ग्लोटिस। ये पार्ट हम कर चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। पीछे क्या जाएगी? ईसोफेगस, और आगे क्या आएगी? ट्रैकिया। तो आगे हम ट्रैकिया को फील कर सकते हैं, बट जो ईसोफेगस होती है ये इसके बैक साइड पे होती है, इसको हम फील नहीं कर सकते। जो फूड पाइप होती है वो बैक साइड पे होती है बेटा, है, इसका तो हमें आगे पता ही है, ये तो आगे जाके स्टमक ही बनाएगी, है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसको ट्रैक को हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। और सबसे पहले एयर आई नॉस्ट्रिल्स में, नॉस्ट्रिल से नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से गई है फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स के क्या क्या पार्ट बताएं? फेरिंग्स के 3 पार्ट बताए हैं मैंने। कौन कौन से हैं? नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। उसके बाद ओरोफेरिंग्स जो बक्कल कैविटी से आ रही है, बक्कल कैविटी से जो इसका कनेक्शन है उसको हमने क्या कहा है? ओरोफेरिंग्स। नाउ इट इज रेडी टू एंटर इन आवर ट्रैकिया, लेकिन उस श्वास नली में, उस विंड पाइप में एंटर करने से पहले एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है लैरिंग्स, लैरिंग्स। तो थर्ड पार्ट जो फेरिंग्स का होगा उसको हम बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। समझे? तो हम लैरिंगोफेरिंग्स से स्टार्ट करते हैं।
तो लैरिंग्स क्या है हमारा? वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स इज नोन एज वॉइस बॉक्स। तो इस तरह से ये वॉइस बॉक्स है, दिस इज लैरिंग्स। इनमें ना ऐसे फ्लैप लगे होते बेटा, फ्लैप जब हम बोलते हैं ना तो ये आपस में से टकराते, टक 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 टक, तब आवाज़ प्रोड्यूस होती है, ठीक है। कार्टिलेज होते हैं इसके अंदर काफ़ी सारे, ठीक है। 3 पेयर ऑफ कार्टिलेज होते हैं, 3 पेयर नहीं 9 होते हैं टोटल, 9 कार्टिलेज होते हैं टोटल इसके पास, ठीक है। 3 पेयर होते हैं, 3 अनपेयर्ड होते हैं। तो लैरिंग्स जो है इट इज़ नोन एज वॉइस बॉक्स, जहाँ से हमारा वॉइस प्रोडक्शन होता है। उसके बाद आती है हमारी विंड पाइप, जिसको बोला जाता है ट्रैकिया। दिस इज नोन एज ट्रैकिया। तो लैरिंग से आगे क्या जाएगी? ट्रैकिया। अब ट्रैकिया में आपने देखे होंगे ना ऐसे डिजाइन बने होते हैं ऐसे सी शेप में, इस प्रकार से, ठीक है। ये कार्टिलेजिनस रिंग होती है बेटे, इनका रोल बताऊंगी मैं क्या होता है। कार्टिलेजिनस रिंग, देखिए जब आप हवा को बाहर छोड़ रहे हो, है ना, हवा को बाहर छोड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ये विंड पाइप ऐसे पिचक जाए बिना हवा के, है ना। इसको ऑल द टाइम ओपन रखना ज़रूरी है ना, क्योंकि मान लीजिए आपने हवा बाहर छोड़ी, ठीक, और ये ऐसे पिचक गई, तो जब एयर अंदर आएगी तो इसको खोलने में टाइम लग जाएगा, एफर्ट लगेगा एयर को अंदर जाने में, ठीक है। तो इसको हमें ऑल द टाइम ओपन रखने की ज़रूरत है, ये आपस में कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। तो इसका ध्यान कौन रखता है? इसका ध्यान रखती है कार्टिलेजिनस रिंग। ये सी शेप की कार्टिलेजिनस रिंग होती है। फंक्शन समझ आया ना? ये क्या करेगी? ट्रैकिया को कोलैप्स होने से रोकेगी जब हवा हमने बाहर एक्सपायर की है, ठीक। आगे जाके ये ट्रैकिया बेटा डिवाइड हो जाती है 2 हिस्सों में, एक जाएगी हमारे राइट लंग में और एक जाएगी हमारे लेफ्ट लंग में, ठीक है। आगे जाके ट्रैकिया क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी हमारे राइट और लेफ्ट लंग के अंदर, ठीक। सो राइट एंड लेफ्ट लंग्स, ठीक है। छोटे बड़े जैसे अच्छे बुरे बने हैं यही हैं, अब तो देख लो समझ आएगा, लेकिन सुनो ध्यान से। तो ये जो है सबसे पहली जो इसकी डिवीज़न है बेटा, सबसे पहली जो इसकी डिवीज़न है ट्रैकिया की, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकाई। दिस इज नोन एज प्राइमरी ब्रोंकाई, जो सबसे पहली डिवीज़न है इसकी, ठीक है। इसके बाद ये भी डिवाइड कर जाएगी, जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, आगे जाके ये भी डिवाइड कर जाएगी, ठीक। तो इसको, ये जो इसकी दूसरी डिवीजन आएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई। क्या बोलेंगे बेटा? सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। फिर ये भी आगे जाके डिवाइड कर जाएगी, जो इसकी सेकेंडरी ब्रोंकाई है, ये भी आगे जाके डिवाइड कर जाएगी। अब हम इसको क्या बोलेंगे? टर्शरी ब्रोंकाई। टर्शरी ब्रोंकाई। अब ऐसे नहीं करना क्वार्टरनरी ब्रोंकाई ये वो, बस टर्शरी तक खत्म है। फिर आगे जाके ये फर्दर छोटी छोटी पतली पतली बेटा ट्यूब बना लेंगे, छोटी छोटी पतली पतली ट्यूब बना लेंगे यहाँ से, ठीक है। इन पतली पतली ट्यूब को बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। दीज आर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। पहले डिवाइड हुई, उसको हम क्या बोलेंगे? सबसे पहली जो डिवीजन है वो क्या है बेटा? प्राइमरी ब्रोंकाई है। उसके बाद इसकी जो सेकेंड डिवीजन है, इसको हमने क्या कहा है? सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकाई। फिर इनकी सेकेंडरी ब्रोंकाई भी आगे जाके डिवाइड हो गई, तो इसकी सेकेंड डिवीजन को हमने क्या बोला बेटा? सेकेंडरी ब्रोंकाई। ओह, टर्शरी ब्रोंकाई, थर्ड आ गई ना अब तो, ठीक है। प्राइमरी, फिर उसकी ब्रांच सेकेंडरी, और फिर उसके बाद टर्शरी, और आगे जाके ये छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी बेटा। जैसे जैसे आगे जाएंगे ना ये पतली होती जाएंगी, इनका डायमीटर कम होता जाएगा। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? ब्रोंक्यूल्स बोलेंगे, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, शुरू वाली जो होंगी उनको इनिशियल बोल देंगे, लास्ट में जो ब्रोंक्यूल्स आएंगे उनको टर्मिनल ब्रोंक्यूल बोल देंगे। एट लास्ट
एट लास्ट ये कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेंगी जो ब्रोंक्यूल्स है पतली पतली, दे फॉर्म सम बलून लाइक स्ट्रक्चर which is called alveoli, which is called alveoli. At last they give some balloon like projections that is called alveoli. ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। क्या क्या बताया है, ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो गया, ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो जाएगा सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हुई सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, देन टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद क्वार्टरनरी नहीं बोलना है, उसके बाद क्या आएगा बेटा, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, फिर ब्रोंक्यूल से एक पतली सी डक्ट निकलेगी जिससे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस डक्ट को बोला जाता है बेटा एल्वेओलर डक्ट। एल्वेओलर डक्ट जो किसके अंदर ओपन होगी, एट लास्ट एल्वेओलाई, एट लास्ट इट ओपन्स इन एल्वेओलाई। ठीक है, डायग्राम में थोड़ी सी कचपुच होगी है ना, देखना ठीक है आई थिंक। तो क्या बताया है, सबसे पहले एयर आई किसके अंदर, नॉस्ट्रिल्स के अंदर, फिर उसके बाद वो कहाँ गई, हमारे नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स, वो 3 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, बक्कल कैविटी से ओरोफेरिंग्स, नेजल कैविटी से जो कनेक्टेड उसको क्या बोला, नेजोफेरिंग्स, और लास्ट में ये कहाँ जाएगी, लास्ट में जाएगी ये हमारे ट्रैकिया में। बट ट्रैकिया के ऊपर एक मोटा सा स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या कहा है, लैरिंग्स। ये क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है ना। फिर उसके बाद आएगी ट्रैकियल ट्यूब जिसमें लगी हुई है कार्टिलेजिनस रिंग। तो कार्टिलेजिनस रिंग इसको सपोर्ट दे के रखती है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर ये ट्यूब कोलैप्स ना हो जाए, तो ये ध्यान रखती है हमारी कार्टिलेजिनस रिंग। फिर क्या होगा, एक ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगा दोनों लंग्स के अंदर, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंड प्राइमरी ब्रोंकाई। सबसे पहली जो डिवीजन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर ये आगे जाके डिवाइड हो जाएगी जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड हो जाएगी टर्शरी ब्रोंकाई में, टर्शरी ब्रोंकाई से फिर पतली पतली ट्यूब निकलेंगी जिसको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल से फिर छोटी सी डक्ट निकल के एक बलून बन जाएगा, उस डक्ट को तो हम क्या बोलेंगे, एल्वेओलर डक्ट, और लास्ट में जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलेंगे, एल्वेओलाई बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा, नॉस्ट्रिल से लेके ये पूरा ब्रोंक्यूल्स तक का जो पार्ट है, यहाँ पे कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा बेटे। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर एंटर नहीं करेगी। यहाँ पे किसी भी पार्ट में गैसियस एक्सचेंज कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी एल्वेओलाई के अंदर। ये सारा का सारा कंडक्टिंग पार्ट है जो एयर को लेके जा रहा है हमारे लंग्स तक। क्या बोला मैंने, नॉस्ट्रिल से जो ब्रोंक्यूल्स है ये सारा कंडक्टिंग पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट का मतलब क्या है बेटे, कि ये एयर को कंडक्ट कर रहा है, सिर्फ कंडक्ट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, हमारे लंग्स तक लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी गैसेज एक्सचेंज नहीं होगा। जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर कहीं भी इनमें से एंटर नहीं करेगी। तो लास्ट में जो गैसेज एक्सचेंज होगा वो किसके अंदर होगा, एल्वेओलाई के अंदर होगा। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट का काम सिर्फ एयर को लेके जाना नहीं है लंग्स तक, कंडक्टिंग पार्ट का और भी काम है। क्या बताए थे मैंने, कंडक्टिंग पार्ट क्या कर रहा है, एक तो उस एयर के टेम्परेचर को बॉडी के टेम्परेचर के साथ नॉर्मलाइज कर रहा है, दूसरा ये एयर में मॉइस्चर ऐड कर रहा है, ह्यूमिडिटी लेके आ रहा है जो बहुत ज़रूरी है। ड्राई एयर जो छील देगी बुरी तरह, तो ह्यूमिडिटी उसके अंदर ऐड कर रहा है। ठीक, तीसरा काम ये क्या कर रहा है, तीसरा काम कर रहा है कि ये जितने भी डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं, फॉरेन पार्टिकल्स आ रहे हैं, उनको एंट्रैप कर रहा है, उसको आगे नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, सिर्फ नॉस्ट्रिल की बात नहीं है बेटा, हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है, हमारा जो ट्रैकिया होता है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सीलिया बोला जाता है। तो ये झाड़ू की तरह काम करती है बेटा, जो सीलिया होती है, इनको लगता है कोई डस्ट पार्टिकल है, इसको दोबारा उधर भेज देती है फेरिंग्स में, विंड पाइप में, इसमें फेरिंग्स में भेज देती है। ठीक है, तो फेरिंग्स से
खांसी के थ्रू या गले में किचकिच हो रही है, अच्छे से कुल्ला कर ले तो बाहर निकाल देते हैं इसको, तो ये लंग्स तक जाने नहीं देती है। तो ये एयर को क्लीन भी कर रहे हैं, उसको सही टेम्परेचर पे भी लेके आ रहे हैं, उसमें मॉइस्चर भी ऐड कर रहे हैं, तो बहुत काम का ये पार्ट, कंडक्टिंग पार्ट। ठीक है। हाँ, अब जो एल्वियोलाई में एयर आ रही है वो एकदम बढ़िया फिल्टर होके आ रही है। ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ all respiratory parts. चलिए एक्सचेंज पार्ट के बारे में और पढ़ लेते हैं हम। एल्वियोलाई के बारे में और पढ़ लेते हैं। तो ये तो पता चली गई, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, और ट्रैकिया आगे जाके डिवाइड हो रहा है प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर, और ये ब्रोंकाई कहाँ पे ओपन हो रही है? हमारे लंग्स में। ठीक है। आगे का तो हमें समझ आ ही गया, ये इसकी ब्रांचेज हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर इनकी भी आगे ब्रांचेज हैं, टर्शरी, है ना, और फिर लास्ट में टर्शरी से ब्रोंक्योल बना, ब्रोंक्योल से छोटी छोटी आगे जाके एल्वियोलाई पूरे लंग्स में फैली हुई है। ठीक है, छोटी छोटी ट्यूब्स और बहुत सारी क्या हैं? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई इट इज़ द मेन एक्सचेंज पार्ट, जहाँ पे जो हमारी गैसेज हैं वो ब्लड के अंदर एंटर करेगी। अच्छा, लंग्स के बारे में 2-3 बातें और जान लीजिए। जो लंग्स है उनके ऊपर जो कवरिंग होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, उनके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, प्लूरा। ठीक है, लंग्स की कवरिंग के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, प्लूरा। सो दिस इज आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन होती है इसको बोला जाता है पैराइटल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड पैराइटल मेम्ब्रेन। ठीक है। और जो अंदर वाली होती है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको बोला जाता है विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, जो लंग्स के साथ बिल्कुल चिपकी होती है, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में फ्लूइड फिल होता है, जिस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। दिस फ्लूइड इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, क्या बताया? जो लंग्स की कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरा। देयर इज आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं पैराइटल मेम्ब्रेन, और जो अंदर वाली प्लूरा होती है उसको बोला जाता है विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में जो फ्लूइड फिल होता है उसको बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। बेटा ये फ्रिक्शन को कम करता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, क्योंकि हम जब इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, उस टाइम पे जो इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट होती है ना, उससे फ्रिक्शन पैदा ना हो, घर्षण पैदा ना हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है। राइट लंग थोड़ा सा लेफ्ट लंग से बड़ा होता है, इसके पास लोब भी ज़्यादा है। जैसे अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें तो इसके पास 2 ही लोब होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है। वहीं अगर हम राइट लंग की बात करें तो इसके पास 3 लोब होते हैं। ठीक है, एंटीरियर, मिडल, पोस्टीरियर, 3 लोब होते हैं राइट लंग के पास। क्या बताया? राइट लंग में देयर आर 3 लोब्स। वहीं लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं बेटा। एक और जो पहचान होती है लेफ्ट लंग की वो ये है, देखिए दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट है। हार्ट इज टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। हम ये कहते हैं ना कि दिल जो होता है वो लेफ्ट साइड होता है हमारा। बेटा वो बिल्कुल लेफ्ट साइड नहीं है, हार्ट जो है वो बिल्कुल मिड में प्लेस है। उसका जो ये एपेक्स होता है, जो पॉइंटेड एंड होता है, ये थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? हार्ट है, और वो स्लाइटली इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स
लेफ्ट लंग। तो लेफ्ट लंग में एक इस तरह से डिप्रेशन, एक गड्ढा सा होता है हार्ट के लिए यहाँ पे, ठीक है। जो हार्ट होता है ना स्लाइटली लेफ्ट के टुवर्ड टिल्टेड होता है, तो यहाँ पे एक नोच बनी होती है लेफ्ट लंग में, जिसको बोला जाता है कार्डिक नोच। दिस इज कॉल्ड कार्डिक नोच, ठीक है। राइट और लेफ्ट लंग में डिफरेंस करना जान गए होगे। राइट लंग जो होता है उसके अंदर 3 लोब होते हैं, वही लेफ्ट लंग में 2 ही लोब होते हैं। और लेफ्ट लंग में क्या होता है, एक खास बात होती है, इसके पास कार्डिक नोच है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है इट इज टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट साइड टिल्टेड है हमारा हार्ट, ठीक। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो पूरा लंग्स हैं हमारे, ठीक है, ये किसके अंदर पैक्ड है? इस पूरी कैविटी को, चेस्ट कैविटी को क्या बोला जाता है? थोरेसिक कैविटी। दिस होल चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी, ठीक है। इस थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे दोनों लंग्स प्लेस्ड हैं। सुरक्षा देखो कितनी है बेटा, आगे की तरफ क्या प्रेजेंट है? बहुत सारी हमारी मसल्स हैं, हमारी रिब्स हैं, पसलियां हैं। बैक साइड पे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है ना। आगे क्या है? हमारी रिब्स हैं, रिब्स के साथ ये चेस्ट बोन भी, स्टर्नम जिसको बोलते हैं, उसके दोनों साइड क्या है? रिब्स हैं। और बैक साइड पे क्या है? हमारी वर्टिब्रल कॉलम, खूब सारी मसल्स, ठीक। तो इस पूरी कैविटी को हम क्या बोलेंगे? थोरेसिक कैविटी। और इस कैविटी के अंदर क्या प्लेस्ड है? हमारे लंग्स प्लेस्ड हैं, ठीक है। तो कोई भी ह्यूमन है बेटा, उसमें उसकी बॉडी में देखिए 2 कैविटी है। जो ऊपर वाली है चेस्ट वाली, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, जिसके अंदर हमारे लंग्स प्लेस्ड हैं। और जो नीचे जो हमारा पेट वाला हिस्सा है, इसको बोला जाता है एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें हमने अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पढ़े थे ना, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियाज, ये सारा हम एब्डोमिनल कैविटी में पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों के बीच में ये क्या स्ट्रक्चर है जो दोनों को अलग कर रहा है? ये क्या स्ट्रक्चर है? ठीक है, ये लंग्स के जस्ट नीचे ये डोम शेप क्या स्ट्रक्चर होता है बेटा? दिस इज कॉल्ड डायाफ्राम। बहुत स्ट्रॉन्ग मसल है बेटे, दिस इज ए डायाफ्राम। इसको तो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डायाफ्राम, ठीक है। तो हमने क्या कहा? दिस इज अवर थोरेसिक कैविटी, जिसमें हमारे दोनों लंग्स पैक्ड हैं, ठीक है। और इसके नीचे एक डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने डायाफ्राम बोला, दैट इज रेस्पिरेटरी मसल, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या क्या बताया मैंने बताया हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बेटा 2 पार्ट है। एक तो कंडक्टिंग पार्ट है, जो एयर को लेके जा रहा है, कहाँ तक? एल्वेलाई तक लेके जा रहा है, कंडक्टिंग पार्ट, जिसमें क्या आएगा? सबसे पहले दिस 2 ओपनिंग नोस्ट्रिल, उसके बाद क्या आएंगे? नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर के बाद हमारा फेरिंग्स स्टार्ट हो जाता है। तो फेरिंग्स क्योंकि हमारा कनेक्टेड है बक्कल कैविटी से भी ना, तो नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, और फिर उसके बाद वो ओपन होता है हमारी ट्रैकिया के अंदर। बट ट्रैकिया से पहले एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स। तो वहाँ पे हम फेरिंग्स को क्या बोलेंगे? लैरिंगोफेरिंग्स। फिर आगे जाके ट्रैकिया जो है वो अपना 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एक राइट में और एक लेफ्ट लंग में। तो पहली जो उसकी ब्रांच निकलती है उसको बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर वो डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर आगे वो डिवाइड होती है टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आगे जाके उनसे पतली पतली ट्यूब निकलती है जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्योल, और एट लास्ट ब्रोंक्योल दे टर्मिनेट इनटू एल्वेओलाई, ठीक है। एल्वेओलाई में टर्मिनेट करने से पहले एक छोटी सी डक्ट और होती है जिसको हम एल्वेओलर डक्ट बोल देते हैं, ठीक। तो ये यहाँ तक का जो पार्ट था अपना ब्रोंक्योल्स तक का जो पार्ट था, ये सारा क्या है? हमारा कंडक्टिंग पार्ट है बेटा। यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, ये जस्ट एयर को लेके जा रहा है, उसको फिल्टर कर रहा है, उसका टेम्परेचर नॉर्मल लेके आ रहा है और उसको मॉइस्चर्ड करने का काम कर रहा है, ह्यूमिडिफाई करने का काम कर रहा है, ठीक है। मेन गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होगा? हमारी एल्वेलाई के अंदर होगा। फिर हमने कहा जो हमारे लंग्स हैं दे आर कवर्ड विद प्लूरा। बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है? पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन,
अंदर वाली को क्या बोला जाता है, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, जो इसके साथ बिल्कुल कनेक्टेड होती है। अगर आपसे पूछा राइट और लेफ्ट लंग में थोड़ा डिफरेंस बताओ क्या होता है, राइट लंग जो होता है लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा होता है, इसकी पोजीशन भी थोड़ी ऊपर होती है, नीचे लीवर आ जाता है ना, नीचे लीवर आ जाता है, थोड़ा ऊपर की साइड भी होता है हमारा। और जो राइट लंग है इसमें 3 लोब होते हैं, वहीं हमारा जो लेफ्ट लंग है इसके पास 2 ही लोब हैं बेटा, 2 ही लोब हैं। और लेफ्ट लंग की एक और पहचान है, इसके पास नीचे की साइड एक नोच होती है, एक डिप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कार्डिक नोच, ठीक है। वहीं इन दोनों के नीचे एक डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। उस डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, डायाफ्राम बोलेंगे, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेस्पिरेटरी मसल है हमारी, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, कि कैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे एक्सेल करेंगे, ठीक है। तो वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है, ध्यान से पढ़िएगा इस टॉपिक को, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, मानना ही पड़ेगा यार, और कोई चारा है नहीं, ठीक है। बाकी अगर कोई भी टर्म्स में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।